आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज एक चैलेंज है मेरा आपके लिए। चैलेंज ये है कि एक क्वेश्चन है यहाँ, ठीक? आपको बिना नॉलेज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिना नॉलेज के, अगर नॉलेज हो भी तो आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालना है कि आप आंसर तक पहुंच सकें बिना नॉलेज के। और दूसरी बात ये कि आप कोई भी गूगल वेबसाइट या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। इसके आंसर तक पहुंचने के लिए आपको खुद ही करना है बिना नॉलेज के। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। Aerial metagenomics best refers to which one of the following situations? एक शब्द है एरियल मेटाजीनोमिक्स और उसमें उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बताना है कि एरियल मेटाजीनोमिक्स में किया क्या जाता है इन चारों में से। ऐसा करें कि आप वीडियो को यहीं पॉज कर लें। अगर आप सच में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर लें, आंसर तक पहुंचने का कोशिश करें और उसके बाद अब हम बात करेंगे ही, देखेंगे कि बिना नॉलेज के आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन जो है पिछला प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब देखिए पैटर्न बदल गया है। यूपीएससी अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लगी है अलग अलग। तो इसी बहाने चेक भी हो जाएगा कि आप में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की जो स्किल्स होनी चाहिए वो आपके अंदर अभी है या डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर काम भी कर पाएंगे। तो और कभी कभी चैलेंज ले लेना चाहिए। चैलेंज लेने से डरना कैसा है कि नहीं? आइए, तो चैलेंज स्वीकार कीजिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद अपने आंसर को कहीं नोटबुक में लिख लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा और देखिएगा कि मैच करता है या नहीं। अब आइए हम लोग जरा शुरू हो जाएं, इसकी ऐसे की तैसे कर डालें। क्वेश्चन क्या है? एरियल मेटाजीनोमिक्स शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा। एरियल, एरियल मतलब एयर से संबंधित होता है, ठीक? हवा से संबंधित, एयर से संबंधित। दूसरा शब्द क्या है? मेटाजीनोमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। तो ई क्या है? जीनोमिक्स, मतलब जीनोम का शास्त्र। और जीनोम का क्या मतलब होता है? जीनोम जिससे हम लोग बने हुए हैं, जिससे हमारा डीएनए बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और ये क्या कह रहा है? मेटाजीनोमिक्स। तो जीनोम का शास्त्र, उसमें भी मेटा, मेटा का मतलब होता है बहुत बड़ा। जैसे फेसबुक के ओनर जो है मेटावर्स लॉन्च किए थे। तो इसमें से उस ऑप्शन को ढूंढ के निकालना होगा जो मैच करेगा दो चीजों को। क्या? पहला, एयर से संबंधित तो होना ही चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस शास्त्र में जो काम होगा वो हवा के माध्यम से होगा। और दूसरा, जो इसमें से सबसे बड़ा होगा, मेटा होगा, जीनोम के मामले में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा। तो हवा से काम करना है और सबसे बड़ा जीनोम जिसमें होगा, सबसे ज्यादा जीनोम जिसमें होगा, उसको चुनना है। क्या इस शब्द के आधार पर सिर्फ आंसर तक पहुंचा जा सकता है? आइए जरा देखें। पहला, ए, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। डीएनए सैंपल, आप जानते हैं हम लोग डीएनए के बने हुए होते हैं। तो डीएनए सैंपल को कलेक्ट करना है हवा के माध्यम से फ्रॉम एयर, एक हैबिटेट में। हैबिटेट मतलब जहाँ पे जीव जंतु लोग रहते हैं, बसेरा समझ लीजिए। एक झटके में, एक ही बार में, एट वन गो। तो एक बार में डीएनए सैंपल ये कलेक्ट कर लेगा हवा के माध्यम से पूरे हैबिटेट का, एक हैबिटेट का। चलिए, इसमें एयर के माध्यम से तो काम हो रहा है, दूसरा एक हैबिटेट का बात हो रहा है, पूरे हैबिटेट का। अब देखते हैं इससे बड़ा भी कोई है क्या।
अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पेसीज ऑफ अ हैबिटेट। क्या समझना है? जेनेटिक मेकअप कि कौन कौन जीन्स से बने हुए हैं किसका? एवियन स्पेसीज मतलब उड़ने वाले पक्षियों का बात हो रहा है यहाँ पर, ऑफ अ हैबिटेट। अब देखिए यहाँ पर एक हैबिटेट का बात तो हो रहा है, लेकिन उस हैबिटेट में सिर्फ एवियन स्पेसी का बात हो रहा है, उड़ने वाले प्राणियों का मतलब पक्षियों का सिर्फ बात हो रहा है। और ऊपर वाले का देखें तो इन हैबिटेट मतलब उसमें पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितना है सबका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे तो बड़ा हुआ ना भाई, वो हुआ कि नहीं? अब देखिए एवियन स्पेसी जो है आपको बुतरूप बन्नर बना के धोखा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ही कि है एरियल लिखा हुआ है तो एरियल से सब एवियन उड़ने वाला समझ लेंगे, हमरे चकमा में फंस जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन देखिए हम कहते हैं आपको दो चीज देखना है, सिर्फ हवा नहीं देखना है, हवा के साथ साथ कौन सबसे बड़ा। तो दूसरा से तो पहला बड़ा है, तो दूसरा को तो पहले छांट के हटा दीजिए। तीसरा देखते हैं, यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। एयरबॉर्न डिवाइस का यूज कर रहा है, चलिए एयर के माध्यम से कुछ तो कर रहा है, तो ई वाला तो खैर काम हो रहा है, दूसरा बड़ा देखना है। टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल मतलब जो जानवर चल रहे हैं सिर्फ उनका। अब भैया जो बैठे हुए हैं उनका क्या, जो उड़ रहे हैं पक्षी सब उनका, खाली एनिमल का बात हो रहा है यहाँ पे, प्लांट नहीं, उड़ने वाले पक्षी नहीं। और एनिमल में भी सिर्फ मूविंग एनिमल जो चल रहे हैं, ज्यादा तो बैठे ही रहते हैं, हरदम चलता कौन रहता है। तो ये तो दूसरका से भी छोटा लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब बचाइए, सेंडिंग ड्रोन्स टू inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies। कि ड्रोन को भेजना है ऐसे एरिया में जिस तक पहुंचना मुश्किल हो। चलिए एयर के माध्यम से तो काम हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद कलेक्ट क्या होगा? प्लांट एंड एनिमल सैंपल, सिर्फ प्लांट और एनिमल का बात हो रहा है, पक्षियों का बात यहाँ भी नहीं हो रहा है, और भी जो बाकी चीजें हैं उसका भी बात नहीं हो रहा है। एक हैबिटेट में तो बहुत चीज होते हैं, और वो भी कहाँ से? सिर्फ लैंड सरफेस और वाटर बॉडी से। हवा का तो बात छोड़िए दिए आप। तो ये भी जो है छोटा लग रहा है, कम से कम पहले के मामले से तो ये छोटा ही लग रहा है। हाँ, तीसरे नंबर पे इसको दूसरे नंबर पे रख सकते हैं बड़ा के मामले में, लेकिन पहला से छोटा लग रहा है क्योंकि पहला में क्या कह रहा है? कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर, एयर से डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है, एयर का बात तो हो रहा है। इन अ हैबिटेट एट वन गो मतलब पूरे के पूरे हैबिटेट का, उसमें जो कुछ भी है सबका, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबका, पेड़ हो, पौधे हो, सबका ले लेगा वो। तो इससे बड़ा है। तो मेटा का बात करें तो ये भी गया। दोनों को पूरे चारों में सबसे अच्छा जो ही ए ही फिट कर रहा है, तो धर के पकड़ लीजिए ना। अब देखिए ईमानदारी से आपको अपना जांच करना है कि आपका आंसर सही था या नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर अपने अंदर वो क्या क्षमता लेके आया जाए कि सही तक पहुंचा जा सके। देखिए इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे डेंजरस क्वेश्चन होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, और सिर्फ एक ही का बात होता है कि आपको एक ही आंसर चुनना है, मतलब पक्के पक्का 100% का बात होता है यहाँ पर। यहाँ पे जैसे और में होता है जिसमें 2-3 हुए, ये छांट दीजिए, वो छांट दीजिए, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको मेन वाला सेंटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं, या एक रास्ता ऐसा है मैं कहूँगा कि अगर आपने उसको अपने अंदर विकसित कर लिया, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, तो जो ये सबसे डेंजरस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, वो भी आपके लिए कॉन्फिडेंट वाला हो जाएगा कि इसे भी हम निपटा लेंगे, ये भी आपको दर्द नहीं देगा।
और ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के भी। कुछ 1 स्टेटमेंट हुए, कुछ 2 स्टेटमेंट्स हुए, कुछ 3 स्टेटमेंट्स हुए, कुछ 4 स्टेटमेंट्स हुए, और सबके नंबर जो होते हैं काफ़ी, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अब जांच कर लीजिए कि आप चैलेंज पर खरे उतरे हैं या नहीं। हम लोग फिर मिलेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करेंगे। होली आने वाला है, जम के होली मनाइए। होली के दिन क्लासेस ऑफ रहेंगे, आप लोग जम के होली मनाइए। हम लोग होली के बाद मिलेंगे। आज टाटा गुड बाय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छे से जम के होली मनाइएगा। हमारे तरफ से आपको और आपके परिवार को होली का बहुत सारा शुभकामना। रंग, गुलाल, अबीर सबसे हेल्दी रूप में होली खेलिए। और एक और बात, अगर आप सच्चे तैयारी करने वाले हैं ईमानदारी से, तो चैलेंज तो आपने एक्सेप्ट किया होगा, और अगर चैलेंज में आप हार गए हैं तो एक मेरे तरफ से एक सजा हम आपको देने वाले हैं। उसको आप होमवर्क समझ लीजिए। वो कि आपको करना ये है कि होली के दिन अपने मम्मी पापा का या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। प्लस अपने से बड़ों को, कम से कम मम्मी और पापा को तो जरूर, जो जो भी खाना घर में बनाए, कोई भी, आप ना भी बनाए लेकिन जो भी बनाए, कम से कम अपने हाथ से परोस कर एक बार खाने के लिए जरूर दीजिएगा। ये मेरे तरफ से आपका सजा है। अब देखना यह है कि आप सजा भुगतने को तैयार हैं कि नहीं। हम तो दे दिए, अब डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं। उस पर डिपेंड हो जाएगा कि आप सजा भुगतेंगे या नहीं। सजा भुगत लें तो हमको बताइएगा ज़रूर। टाटा गुड बाय करते हैं।